दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार के बारे में। कल हमने पढ़ा था कल पढ़े थे हम मुद्रा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं वित्तीय बाजार क्या होती है। वित्तीय बाजार जो होती है वह बाजार होती है वित्तीय बाजार वह बाजार होती है जहाँ धन का प्रवाह जो है अधिक से कमी की ओर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अधिक मतलब जमा धारक अधिक मतलब कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक ना, ये एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बैंक में जमा कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब इसके पास ज़्यादा हो गया तो ये बैंक को जमा कर दिया। अब बैंक के पास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी, उसको उधार में देगी, तो वो भी उधार दे दी, जो कि फिर एक ग्राहक लेगा जिसके पास पैसा की कमी होगी। तो मतलब एक तरह से इसके पास कमी है, ठीक, एक ग्राहक के पास कमी, आपके पास ज़्यादा है तो आप बैंक में जमा के बैंक फिर उधार दिया और वो उधार जहाँ कमी है वहाँ पहुँच गया। दूसरी तरफ कंपनी जो होती है, ये हुआ निवेशक के पास भी अधिक होता है, जिस वजह से वो कंपनी का बॉन्ड खरीदता है। तो बॉन्ड जो खरीदता है वो पैसा कंपनी के पास जाता है, तो मतलब कंपनी के पास पैसा कम होता है, तो ये बॉन्ड के वजह से धन का प्रवाह होता है। ये इसमें क्या है, ऋण वित्त, कस्टमर के पास कमी वाला क्षेत्र है ये, ठीक, और बैंक अधिक के वाला क्षेत्र है, तो अधिक के वाला क्षेत्र से जा रहा है इसके पास, कस्टमर के पास। ये सर्कुलर है एक तरह से, यहाँ से सर्कुल जा रहा है इसके पास, बैंक से जा रहा है कहाँ, कस्टमर के पास, फिर कस्टमर फिर बैंक में जमा कर देती है। तो एक तरह से ये चलता रहता है, चक्रीय हो गया एक तरह से। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। ठीक, तो मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहाँ मुद्रा का प्रवाह जो है अधिक से कमी की ओर अल्पकाल में होता है। अल्पकाल, ये ध्यान रखने वाली बात है, मुद्रा बाजार में कभी भी मुद्रा का जो प्रवाह होगा वो अल्पकाल में होता है। मुद्रा बाजार का नियामक जो होता है आरबीआई होता है, मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई होता है। ठीक, अब पढ़ते पूंजी बाजार। पूंजी बाजार जो होता है वह बाजार होता है जहां मुद्रा का प्रवाह अधिक से कमी की ओर दीर्घकाल में होता है। जहां भी पूंजी बाजार जैसे आया तो उसका मतलब यहाँ दीर्घकाल में होगा। यहाँ पे दीर्घकाल का मतलब 1 वर्ष से अधिक। पूंजी बाजार का जो नियामक होता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड होता है। सेबी की स्थापना जो हुई है 1988 के नियामक संस्था है, 98 के, और इसे 1992 में बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। ज़्यादातर वित्तीय संस्था जितने भी होते हैं उसका मुख्यालय समुद्र के आसपास ही होता है। देखिए, वित्तीय बाजार जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो होता है अल्पकालिक होता है और पूंजी बाजार जो होता है दीर्घकालिक होता है। मुद्रा बाजार में होता है रेपो प्रतिभूति, रिवर्स रेपो प्रतिभूति, कोष पत्र, कॉल मनी, नोटिस मनी, वाणिज्यिक प्रपत्र जिसको कमर्शियल पेपर कहते हैं, और इसमें आता है जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल्स। कॉल मनी जो होता है, कॉल मनी होता है एक दिन के लिए। वहीं पे जो नोटिस मनी है वो जो होता है 2 दिन से 14 दिन के बीच का होता है। एक और होता है इसके बीच में, एक और आता है, ये होता है, एक होता है टर्म मनी। ठीक, तो ये जो होता है 14 दिन से ज़्यादा के लिए होता है, ये टर्म मनी, ये भी अल्पकालिक ही लेकिन होता है। ये कॉल मनी हो गया। वाणिज्यिक प्रपत्र हो गया, कि जमा प्रमाण पत्र जो होता है ये इसी टाइप का होता है, जैसे कि ये है बैंक ऑफ इंडिया का है। और वाणिज्यिक बिल जो होता है इस तरह बनाया जाता है कोई किसी कंपनी के द्वारा। अब दीर्घकालिक में क्या होता है, शेयर या स्टॉक या इक्विटी होता है, बॉन्ड डिवेंचर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ईटीएफ होता है, पी नोट्स होता है, सहभागिता नोट्स। इसके बारे में आगे पढ़ते, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे आगे, डिवेंचर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ईटीएफ के बारे में पढ़ेंगे, पी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे क्या है आखिर ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाजार, मुद्रा बाजार का। यह दो प्रकार का होता है, ठीक, एक संगठित या असंगठित। संगठित बाजार जो होता है वह बाजार होता है जिसका नियामक आरबीआई होता है। इसमें बैंक मतलब एनबीएफसी, नन बैंक फाइनेंशियल कंपनी भी शामिल होता है संगठित क्षेत्र में। इसके बाद आता है असंगठित बाजार। असंगठित बाजार जो होता है वह बाजार होता है जिसका कोई नियामक नहीं होता, जैसे साहूकार, महाजन इत्यादि। मतलब साहूकार से जो उधार उधार देता है उसका कोई नियामक तो होता नहीं है, उसका वही खुद मालिक है।
मुद्रा बाजार की प्रतिभूति, मुद्रा बाजार की प्रतिभूति का विशेषता क्या है? यह अल्पकालिक होता है, मतलब 1 वर्ष से कम की अवधि का। यह हमेशा बट्टे पे जारी होता है, अंकित मूल्य से कम, मतलब कि अगर हम यार क्या बना दिया, जैसे बॉन्ड बना है 100 रुपया मूल्य का है, तो बट्टे पे जारी होने का मतलब हो गया कि 100 का अंकित मूल्य 100 है, लेकिन कम मूल्य पे होगा, मतलब 80 रुपया इसके बदले मिलेगा, तो 20 रुपया हो गया इसमें बट्टा, यही हुआ बट्टे पे जारी होता है हमेशा ये। इसके बाद रेपो प्रतिभूति, इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रेपो प्रतिभूति के माध्यम से आरबीआई जो है बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है। रेपो जो होता है अल्पकालिक उधार देता है, आरबीआई जो पढ़ चुके हैं रेपो रेट, वही प्रतिभूति रेपो रेट प्रतिभूति हुआ ये। रिवर्स रेपो प्रतिभूति, इसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। रिवर्स रेपो प्रतिभूति के माध्यम से आरबीआई बैंकों से अल्पकालिक उधार देता है। सेम वही रिवर्स रेपो रेट जो होता है, तो इसमें आरबीआई आरबीआई जो है बैंक से बैंक उसको आरबीआई को पैसा देती है, मतलब आरबीआई बैंक से उधार लेती है, इसमें ये होता है। कोष प्रपत्र, इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोष पत्र के माध्यम से आरबीआई केंद्र सरकार को अल्पकालिक, आरबीआई जो है कोष पत्र जारी करती है, कोष पत्र जारी करके अल्पकाल में उधार देती है। किसको देती है? केंद्र सरकार को। आरबीआई केंद्र सरकार को उधार देती है कोष पत्र के द्वारा। कोष पत्र को शून्य कूपन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्याज या कूपन रहित होता है। कोष पत्र 3 प्रकार का होता है, एक 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। इसमें जो है ना कोष पत्र में ब्याज नहीं होता है, इसलिए इसको शून्य शून्य कूपन कहा गया है, ठीक ना। कॉल मनी और नोटिस मनी के बारे में जानते हैं आप? ये सारा जो है, ये सारा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारा मुद्रा बाजार से है। इसमें जो होता है कॉल मनी में क्या होता है, इसके माध्यम से बैंक अन्य बैंकों से अल्पकालिक उधार लेती है। कॉल मनी के अंतर्गत बैंक अन्य बैंक से 1 दिन के लिए उधार लेती है, जबकि नोटिस मनी के अंतर्गत बैंक अन्य बैंकों से 1 दिन के से अधिक का उधार लेती है। देखिए इसमें क्या होता है, कॉल मनी जो होता है एक बैंक हुआ ये एसबीआई, यूबीआई, ये दोनों में जो होगा ना, मतलब कि अगर 1 दिन से कम होगा ये कॉल मनी हो जाएगा। वहीं नोटिस मनी जो होगा 1 दिन से ज़्यादा का होगा, जो पढ़ चुके हैं 1 दिन से अधिक का होता है। कॉल मनी एमएसएफ में अंतर क्या होता है? एमएसएफ जो आजकल डाला जाता है रिपोर्ट में आरबीआई के, इस दोनों में अंतर क्या है कॉल मनी और इसमें? एमएसएफ में बैंक आरबीआई से उधार लेती है, बैंक जो है आरबीआई से उधार लेती है, जबकि कॉल मनी में बैंक अन्य बैंकों से उधार लेती है, ठीक ना। इसमें जो है आरबीआई से उधार लेती है बैंक, मतलब आरबीआई बैंक को उधार देती है इस रेट से। लेकिन ये जो कॉल मनी होता है ये बैंक और बैंक के बीच होता है, ठीक। यहाँ लेन देन अंतर बैंक होता है, अंतर एक दूसरे अंतर के बैंक, एक मिनट, यहाँ लेन देन अंतर बैंक होता है। कॉल मनी में यहाँ ब्याज दर अत्यधिक होता है, 2 प्रकार का ब्याज दर होता है। इसमें 2 प्रकार का ब्याज दर होता है, हम जानते हैं क्या सब होता है। देखिए क्या होता है बैंक ब्याज दर 2 प्रकार क्या होता है, निबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफेंड रेट, और होता है लिबोर लंदन इंटर बैंक ऑफेंड रेट। इसमें देखिए क्या होता है, मिबोर में क्या होता है, जहाँ दो भारतीय बैंक हो वहाँ मिबोर यूज किया जाता है, और जहाँ कम से कम एक बैंक विदेशी हो तो वहाँ लिबोर यूज किया जाता है। बस इतना ही इसमें जानने का है। जब बैंकिंग पढ़े तो इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे हम लोग। वाणिज्यिक प्रपत्र, इसको जानने सुना, कंपनी उधार लेती है अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दीर्घकालिक तो हो जाएगा पूंजी बाजार, ठीक। ये अल्पकालिक का बात चलता है, अल्पकालिक होता है कार्यशील पूंजी के लिए लिया जाता है। यह जो होता है कि इसमें गिरवी नहीं रखा जाता है, ठीक ना, गिरवी नहीं रहता है इसमें, और बैंक से लिया जाता है। वाणिज्यिक पर्पज से जो उधार लिया जाता है बैंक के द्वारा लिया जाता है, ये सुरक्षित होता है। और वाणिज्यिक पर्पज जो उच्च साख सृजन क्षमता करता है, इसके बारे में और जानते हैं आगे। वाणिज्यिक प्रपत्र अल्पकालिक प्रतिभूति होता है जो बट्टे पर जारी किया जाता है। इसके माध्यम से जो है कंपनी जो है बाजार से कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए अल्पकालिक उधार लेती है।
वाणिज्यिक पत्र जो होता है वह अल्पकालिक प्रतिभूति होता है जहां उच्च साख क्षमता वाले कंपनी बैंक तथा बाजार से अल्पकालिक पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है। इस पर बैंक सुरक्षित मतलब बैंक जो है असुरक्षित मतलब बिना गिरवी के उधार देती है। मतलब वैसा कंपनी ये चीज़ जारी करता है अल्पकालिक प्रतिभूति जिसका जो वैल्यू जैसे टाटा कंपनी जारी कर सकती है। टाटा कंपनी इसको जारी कर सकती है क्योंकि इसकी साख सृजन क्षमता अच्छी है। अब पढ़ते जमा प्रपत्र। जमा प्रमाण पत्र जो है बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जो बट्टे पर जारी किया जाता है। इसके माध्यम से बैंक जो है बाजार से उधार ले सकती है। बैंक जो है ये जो जमा प्रपत्र है बैंक जारी करता है, जो दिखाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं ये। इसमें देखिए 5 साल के लिए जारी किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। कितना है यहाँ देखिए मनी कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब ये तो नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख का है, 5 लाख सॉरी लिखा भी तो है 5 लाख का है। यही हुआ अल्पकालिक जमा रसीद लिखा है ना, शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट, यही होता है अल्पकालिक जमा रिसिप्ट। वाणिज्य प्रपत्र जो कंपनी जारी करती है जबकि सीडी जमा प्रपत्र जो है बैंक जारी करती है, ठीक ना। वाणिज्यिक प्रपत्र की तुलना में जमा प्रपत्र अधिक सुरक्षित, क्योंकि ये बैंक जारी करती है तो सुरक्षित माना जाता है। जमा प्रपत्र बैंक के सावधि जमा की तरह होती है। बैंक की सावधि जमा की 4 प्रमुख विशेषता है। बैंक की सावधि जमा की क्या होती है? सावधि जमा में क्या होता है कि पूर्व में ही निश्चित ब्याज दर हो जाता है कि जैसे 8% ब्याज दर होगा, ये निश्चित हो जाता है। पूर्व में ही निश्चित निवेश हो जाता है कि कितना निवेश, जैसे 10 लाख का निवेश, 10 लाख ज़्यादा बोलते हैं, एग्जाम्पल 5 लाख मानिए, 5 लाख का 5 लाख हो गया। पूर्व में निश्चित अवधि भी निश्चित हो जाती है, जैसे उस बॉन्ड में था ना 5 लाख, निवेश भी निश्चित होता है, सॉरी ये 5 वर्ष है, 5 साल, ठीक है। और पूर्व में ही निश्चित परिपक्वता हो जाती है कि 5 साल के बाद जो है परिपक्व हो जाएगा, इतना रुपया आपको मिलेगा, कितना मिलेगा ये भी पूर्व में ही निश्चित हो जाता है, जो उसमें लिखा हुआ था अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे फोटो। सीडी और एफडी में अंतर क्या था? बैंक का सावधिक जमा अल्पकालिक, बैंक का सावधिक जमा जो होता है ना अल्पकालिक होता है, सावधिक जमा अल्पकालिक होता है और दीर्घकालिक दोनों होता है। जबकि जमा प्रमाण पत्र जो होता है ये अल्पकालिक होता है। जबकि एफडी जो आरडी होता है ये 5 साल 10 साल 12 साल इसी तरह होता है। बैंक का फिक्स डिपॉजिट जो होता है हस्तांतरित योग्य नहीं होता, मतलब जो एफडी होता है या आरडी होता है इसे आप सीधा बैंक से ही मतलब ले सकते हैं, इसका जो पैसा होगा आप इसे किसी को बेच नहीं सकते हैं। जबकि जमा प्रमाण पत्र जो होता है ना हस्तांतरित योग्य होता है, जैसे कि ये जो 5 लाख का जो अभी था बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये 5 लाख का था ना, अगर इसको आप चाहें तो किसी अन्य बैंक को या किसी अन्य व्यापारी को बेच दिए, आपको 5 लाख मिल गया, खत्म बात। अब वो मतलब इसको आप हस्तांतरित मतलब इस अलग आदमी को बेच सकते हैं, लेकिन एफडी को जो है आप किसी अलग आदमी को नहीं बेच सकते हैं कि नहीं आपको दे देते हैं, आप हमको उतना रुपया दे दीजिए, आप वहाँ जब आएगा समय तो ले लीजिएगा, इसमें इसमें नहीं होता है। जबकि जमा प्रमाण पत्र जो होता है, जमा प्रमाण पत्र इसमें होता है ये हस्तांतरित वाला सिस्टम। अब पढ़ते वाणिज्यिक बिल्स, इसे व्यापारी द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यापारी बाजार से अन्य व्यापारी से वस्तु का उधार में क्रय कर सकता है। यह उधारी सामान्यतः 45 दिन, यह उधार जो होता है सामान्यतः 45 दिन का होता है। देखिए ऐसा टाइप का होता है, ये बिल निकाला जाता है। इसमें व्यापारी ए है, देखिए दोनों व्यापारी ए है व्यापारी बी है, दोनों व्यापारी है। जैसे कच्चा माल उधार लिया, इसका जो कंट्रोल नियम होता है ना एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा होता है। ये भी उधार बट्टे पे देता है, 4 से 5 दिन के लिए व्यापारी को दिया जाता है। और बट्टे पे देखिए कैसे होता है, जैसे ये कच्चा माल बी लिया, ठीक है ना, बी लिया तो बी को एनबीएफसी रुपया दिया, रुपया नहीं रसीद दिया, रसीद इसके पास गया, और ये जो है रसीद जब इसके पास गया तो ये बट्टे पे बैंक से ले लेगी, यही है इसमें। फैक्टरिंग वह प्रक्रिया है जहां बैंक जो है बैंक या एनबीएफसी व्यापारिक बिल पर बट्टे करके व्यापारी को उधार देते हैं, बट्टे करके उधार देते हैं। जैसे ये व्यापारी जो था ना बी जो है 4-5 दिन के लिए एनबीएफसी से लेगा, 10,000 रुपये का मूल्य अंकित रहेगा, जिसमें कि इसको मिलेगा 9,900 मान ली 90 रुपया, इतना मिल रहा है। ये बट्टे हो गया, मतलब 10 रुपये बट्टे पे
ऐसा होता है, तथा अन्य व्यापारी से पुनः भुगतान प्राप्त करते हैं तथा अन्य व्यापारी से भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, एक मिनट रुकिए, स्मिता जी पूरा, ये जो बैंक है एनबीएफसी बैंक है और व्यापारी भी है, इसको चाहिए ए से कच्चा माल, पैसा इसके पास नहीं है, तो ये जो है क्या करेगी, 10,000 रुपये का निकालेगी और 10,000 से 10,000 9,000 ले लेगी इससे, ठीक, उधार, और 9,000 लेके इसको दे देगी, वो जो बॉन्ड बनेगा ना उसको दे दिया जाएगा और ये ले लेगी। और इसके बाद जो है ये व्यापारी भी जो अपना बाजार में बेच उच के, इसको जो 10,000 का मिला है, ठीक है ना, इसको 10,000 का मिला जो है, इसमें बट्टे देखिए उल्टा होता है, अभी थोड़ा देर बताया कि 990 नहीं होगा, इस पे क्या होगा, ये जो 10,000 का मान लिए कि बॉन्ड ली है बी, 10,000 का बॉन्ड ली है, ठीक, और ये 10,000 को उधार ली, तो 10,000 इसको दे देगी, ठीक ना, 10,000 जब ए को दे दी और इससे कच्चा माल इसको मिल गया, ये जाएगी उधार वहाँ पे जाके ले लेगी, ठीक है ना, किससे, एनबीएफसी से इसको मिल जाएगा 10,000 रुपया। लेकिन ये जो बी है इसको कैसे चुकाएगी, 10,000 नहीं देगी, वो 10,000 से ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे 10,000 माने 11,000 दे देगी, एग्जाम्पल 11,000 दे देगी, मतलब 1,000 बट्टा पे हो गया, ठीक ना, यही होता है इसमें, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। पूंजी बाजार, यह दीर्घकालिक बाजार होता है जहां मुद्रा का प्रवाह जो है अधिक से कमी की ओर और दीर्घकाल में होती है। पूंजी बाजार का नियामक जो होता है सेबी होता है। पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, ठीक ना। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहां कोई कंपनी पहली बार शेयर या बॉन्ड जारी करती है। कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी प्राथमिक बाजार में शेयर जारी करके सूचीबद्ध हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग एक कंपनी खोल लेते हैं, जैसे आरबीसी कंपनी जो है, कंपनी खोली, अभी तक इसका शेयर हम बाजार में अभी तक नहीं आया, तो इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो प्राथमिक बाजार से शुरू करेंगे, प्राथमिक बाजार से इसकी शुरुआत पहले करेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग सूचीबद्ध हो जाएंगे। फिलहाल जानते हैं सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनी क्या होती है। सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है जो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो तथा जिसके शेयर जो है खरीद बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हो, जैसे टाटा, अडानी, ऐसी टाइप की कंपनी जो सूचीबद्ध है। वहीं गैर सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है जो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती है तथा जिसके शेयर खरीद बिक्री के लिए बाजार या स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे गैर सूचीबद्ध, जैसे हमारा जो कंपनी है आरबीसी, ये गैर सूचीबद्ध कंपनी है, अभी कहीं सूचीबद्ध नहीं हुआ है, बना भी नहीं कंपनी, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब बनेगा तब। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, प्राथमिक बाजार में शेयर जारी करने का 4 प्रकार होता है। पहले आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। पहले आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मतलब हम जो है ये करेंगे कि एक शेयर को 10 रुपये में बेचने की शुरुआत करेंगे। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अनुमति सार्वजनिक प्रस्ताव, मतलब कि ये देखा जाएगा कि मेरा शेयर का क्या वैल्यू है मार्केट में, इसका राइट इशू होता है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, तब जाके हम लोग अगली बार द्वितीयक बाजार में बेचेंगे। द्वितीयक प्राथमिक बाजार में जारी किए जाने वाले शेयर को द्वितीयक बाजार में दोबारा क्रय और विक्रय के लिए लाया जाता है, जो मुख्यतः 2 स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध होते हैं। पहला एनएसबी बीएससी और एनएससी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो होता है सेंसेक्स होता है, और जो कंपनी के स्टॉक से मिलकर बनता है, और वहीं एनएससी एनएससी का जो है एनएससी का सूचकांक होता है निफ्टी, यह 50 कंपनियों के स्टॉक से मिलकर बनता है। आज हम पर क्या क्या पढ़े, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में पढ़े मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो होता है संगठित और असंगठित दोनों होता है, यह अल्पकालिक होता है, ये पढ़े। पूंजी बाजार जो होता है कैपिटल मार्केट, ये प्राथमिक और द्वितीय बाजार, जिसमें कि आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कोई नया कंपनी द्वितीयक बाजार के लिए सूचीबद्ध होती है। और सूचीबद्ध किसमें होती है, बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जाके सूचीबद्ध होती है। ये सब कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में अभी है अवेलेबल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।